हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं डेली मॉर्निंग में क्लास अपलोड करता हूं करंट अफेयर की, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा डिस्टर्ब थे, क्योंकि कल आर ओ का पेपर था, मेरा भी था। पेपर कैंसिल हो गया, तो जिसकी वजह से दिमाग डिस्टर्ब था, क्योंकि पेपर देके घर पहुँचे नहीं थे कि रास्ते में ही पता लग गया कि पेपर आउट हो गया है। तो फिर डिस्टर्ब हो गए। इतना मेहनत करने के बाद अगर कुछ रिस्पांस नहीं मिलता है तो फिर दिल थोड़ा सा क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा टूट सा जाता है, कि मन नहीं करता है पढ़ने का। और फिर आप सभी के लिए थोड़ी सी ये भी जिम्मेदारी छोटी सी ले रखी है, जैसे भी पढ़ाते हैं, बट कोशिश करते हैं अच्छा पढ़ाएं। और हम इस पर बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेंगे अपने करंट अफेयर, जो कि 12 फरवरी का है, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज कंटेंट थोड़ा कम रहेगा, यानी कि लल्लन टाप प्रश्न थोड़े कम रहेंगे, बाकी की व्याख्या पूरा रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला करंट अफेयर प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो दा से दलहन और दा से दस ऐसे रिलेट करेंगे तो याद हो जाएगा। तो विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद 2024 होना चाहिए था, बाई मिस्टेक 2025 हो गया है, तो इसको क्षमा करेंगे। तो 2024 में जो है इसकी थीम क्या रखी गई है विश्व दलहन दिवस की? दालें, पौष्टिक, मिट्टी व लोग और लोग, यह इसकी अब की बार थीम रखी गई है। और अगर बात करें कि जो है विश्व दलहन दिवस कब से मनाया जाना शुरू किया गया था, तो 2016 से शुरू किया गया था। और उसी वर्ष दलहन वर्ष कब घोषित किया गया था? तो ये भी जो है 2016 में ही घोषित किया गया था। अगर बात करें कि जो है ऊँटों का वर्ष कब घोषित किया गया था, तो यह किया गया है 2024 को। मोटे अनाजों का वर्ष कब घोषित किया गया है, तो यह किया गया है 2023 को। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न सेकंड है, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना किसके सहयोग से प्रारंभ करेगी? तो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना किसके सहयोग से प्रारंभ करेगी? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए व बी दोनों, यानी विश्व बैंक और AFD। ये कहाँ का बैंक है? तो यह जर्मनी का बैंक है। ठीक है, अब इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्ध सह योजना, इस योजना को लागू करने के लिए टोटल 6000 करोड़ रुपए लगेंगे, और यह योजना जो है 4 सालों के लिए शुरू किया गया। इसमें जो है इस योजना में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना में जो है कौन से बैंक सहयोग कर रहे हैं, यानी कि पैसे कौन से बैंक दे रहे हैं? एक तो विश्व बैंक दे रहा है, एक दे रहा है AFD बैंक। ये कहाँ का बैंक है? मैंने पहले भी बताया था, यह जर्मनी का बैंक है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। तो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना में मदद कौन से बैंक कर रहे हैं? विश्व बैंक, AFD बैंक कर रहे हैं। इसके बाद अब कुछ महत्वपूर्ण कल्चर के बारे में देख लेते हैं। जैसे मत्स्य पालन, जो मतलब जैसे मछलियों का पालन जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे PC कल्चर कहते हैं। और VT कल्चर जो है ये अंगूर की खेती करना, जो है अंगूरों की खेती जो की जाती है उसको VT कल्चर कहते हैं। सेरी कल्चर रेशम कीट पालन को कहते हैं। ओलेरी कल्चर सब्जी की खेती को कहते हैं। और वर्मी कल्चर जो है ये केचुआ पालन को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है तीसरा, हाल ही में WHO नेशनल मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? WHO नेशनल मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा नीम हंस को। ठीक है, या नीम हंस को अब की बार नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इसके बारे में पूरा व्याख्या देख लेते हैं। WHO नेशनल मंडेला अवार्ड किसे दिया गया है? तो नीम हंस को दिया गया है। अगर बात करें नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके बाद आपको याद रखना है कि नेल्सन मंडेला अवार्ड किसे दिया गया है, तो नीम हंस संस्था को दिया गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देख लेते हैं लल्लन टॉप प्रश्न में, रेमन मैग्सेसे अवार्ड इस बार मतलब कि 2023 में किसे दिया गया है? तो डॉक्टर रवि कन्नन जी को दिया गया है। ये फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब कैंसर विशेषज्ञ हैं। इसके बाद MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह BR कम्बोज जी को दिया गया है। अगर बात करें MS स्वामीनाथन को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो इन्हें जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जिसे कहते हैं भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, BR से हो जाएगा भारत रत्न पुरस्कार MS स्वामीनाथन को दिया गया है 2024 में। और MS स्वामीनाथन पुरस्कार BR कम्बोज को दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें कि पहली बार जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे दिया गया था, तो विनोबा भावे जी को दिया गया था, जो कि भारत के प्रथम सत्याग्रही भी थे। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, हाल ही में देश में पहली बार किसने
30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया है। तो देश में कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने पहली बार 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टाटा समूह। लीजेंड इंसान है टाटा समूह के जो चेयरमैन है वो बहुत ही लीजेंड इंसान है। इनकी कंपनी जो है टाटा समूह ने अभी हाल ही में 30 लाख करोड़ की मार्केट कैप हासिल करी है। यह देश का पहला समूह बन गया है। ठीक है, तो देश का पहला समूह कौन सा है जिसने 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया है? तो टाटा समूह ने किया है। अब बात करते हैं कि भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड है। तो भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड है। अगर बात करें भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनी है? तो 13 महारत्न कंपनी है। इसके बाद बोकारो स्टील प्लांट यह कहाँ पे लगाया गया है? तो यह झारखंड में लगाया गया है। और किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। बोकारो रा से रूस हो जाएगा और बा से बोझा, बोझा जैसे सर पे ढोने वाला बोझा नहीं होता, तो ऐसे पहले का मतलब बोकारो का पहला लेटर ले लेंगे और झारखंड का पहला, तो बोझा से हो जाएगा, बो से बोकारो, झा से झारखंड और बोकारो रा से रूस तक चले जाएंगे। ठीक है, तो इसे याद हो जाएगा। भिलाई संयंत्र जो है यह किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो भिलाई जो है यह भिलाई और बोकारो दोनों रूस के सहयोग से स्थापित किए गए थे। और इसे कैसे याद करेंगे? तो भिच्छा, भिच्छा, भिलाई का भी और छा का छत्तीसगढ़ का छा, तो भिच्छा से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। राउरकेला यह जो है राउरकेला यह तो सभी को पता है यह उड़ीसा में है और यह किसके सहयोग से बनाया गया था? तो यह जर्मनी के। और दुर्गा पूजा मशहूर कहाँ का है? दुर्गा पूजा यह पश्चिम बंगाल का मशहूर है, तो ऐसे याद करेंगे तो यह भी याद हो जाएगा। और यह किसके सहयोग से? तो यह इंग्लैंड के सहयोग से बना था। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में एतिहाद किस आईपीएल टीम का आधिकारिक प्रायोजक बना है? एतिहाद एयरलाइंस जो है यह खाड़ी देशों का एक प्रसिद्ध एयरलाइंस है और इन्होंने भी हाल ही में आईपीएल टीम का आधिकारिक प्रायोजक बनाया गया है। तो वह कौन सा आईपीएल टीम है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी का जो टीम है सीएसके, इसका जो है एतिहाद जो है आईपीएल का आधिकारिक प्रायोजक बनाया गया है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अब इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। एतिहाद एयरलाइंस यह जो है सीएसके का आधिकारिक प्रायोजक बनाया गया है, इसे आप याद रखेंगे। अगर बात करें सीएसके की जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो कैटरीना कैफ बनी है। और अब तक जो है सीएसके 5 बार आईपीएल चैंपियनशिप जीत चुका है। ठीक है, और 5 बार जो है मुंबई इंडियंस भी जीता है। ठीक है, 5-5 बार दोनों जीते हैं। अब देख लेते हैं आईपीएल का सबसे महंगा यानी 2024 में कहें या फिर कहें अब तक जो है जब से आईपीएल शुरू हुआ था यानी 2008 से लेकर 2024 तक सबसे महंगा खिलाड़ी अगर पूछे कौन बिका है तो मिचेल स्टार्क बिके हैं 2024 में। ठीक है, इनकी बोली कितनी लगी है? तो 24.75 करोड़ रुपए लगी है। और किसने इनको खरीदा है? तो केकेआर की टीम ने खरीदा है, जो कि शाहरुख खान की टीम है। हाल ही में आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब चुना गया है या विराट कोहली को मिला है। ठीक है, अगर बात करें कि आईसीसी वनडे विराट कोहली, आईसीसी T20 यह मिला है सूर्य कुमार जी को। और इसके बाद अगर आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पूछे किसे दिया गया है तो यह मिला है उस्मान ख्वाजा को। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, हाल ही में संसद ने किस राज्य की SC/ST सूची को संशोधित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित किया है? तो संसद ने किस राज्य की SC और ST सूची को संशोधित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित किया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा A व B दोनों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब इसके लिए व्याख्या देख लेते हैं। तो संसद में जो है अभी संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया है और यह पारित किया गया था उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की जो जनजाति थी। SC मतलब शेड्यूल कास्ट, ST मतलब शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनको जो है शामिल करने के लिए सूची जारी किया गया है संसद के द्वारा। और अगर बात करें कि किस राज्य की ये जातियां हैं, मतलब किस राज्य की जातियों के लिए जो है संसद में संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया है, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के राज्य के लिए। ठीक है, नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो 28 मई 2023 को किया गया था। और नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल हैं। नए संसद भवन में लोकसभा की टोटल कितनी सीटें हैं? तो 388 हैं। और राज्यसभा की टोटल सीटें कितनी हैं? तो 384 हैं। और पुराने संसद भवन को मोदी जी ने क्या नाम दिया है? तो दिया है संविधान सदन। नए संसद भवन का उद्घाटन अगर पूछे किसके बर्थडे के दिन किया गया था? तो वीर सावरकर के हैप्पी बर्थडे के दिन जो है नए संविधान सभा का
उद्घाटन किया गया था। 7वां प्रश्न, हाल ही में सारथी पहल का शुभारंभ किसने किया है? अभी हाल ही में 3 पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, इसमें पहला लिखा है, एक पहल लिखा गया है, बाकी के 2 पहल अभी हम बता देंगे। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि अभी हाल ही में 3 पहलों की शुभारंभ किसके द्वारा की गई है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अब देखते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा जी हैं। इन्होंने अभी 3 पहल की शुरुआत करी है और किसके तहत करी है? तो पीएम फसल योजना के तहत 3 पहल की शुरुआत करी है। इसके अंतर्गत लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पहल, इसको शुरू किया गया है किसान को प्रशिक्षित करने के लिए। दूसरा किया गया है कृषि रक्षक पोर्टल, यानी कि कृषि से संबंधित किसान को अगर कोई अपने खेत के बारे में या कोई जो है किसी भी मशीन वगैरह के बारे में जानकारी लेनी है, कोई शिकायत करनी है, उसका निवारण चाहने के लिए शिकायत करना होगा, उसके लिए टोल फ्री नंबर है 14 447 नंबर है। ठीक है, और इसके बाद तीसरा है सारथी पहल। इसमें जो है आपदा बीमा कवरेज जो है दिया जाएगा। जैसे किसी आपदा की वजह से अगर किसानों की फसल को नुकसान हो जाता है तो उसके लिए जो है उनको कवरेज दिया जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं रक्षा मंत्री, बाकी के ऑप्शन में देख सकते हैं जैसे सहकारिता मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, बाल एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो वर्तमान में रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं राजनाथ सिंह। अगर बात करें सहकारिता मंत्रालय के पहले मंत्री कौन बने थे? तो यह अमित शाह बने थे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? यह स्मृति ईरानी जी हैं। उद्गम पोर्टल यह किसने लॉन्च किया था? तो यह जो है आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। और क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि बैंकों में जो धन पड़े हुए हैं और पता नहीं है यह किसका धन है, उसी का पता लगाने के लिए कि यह किसका धन है उसी को पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को शुरुआत की गई थी। सुस्वागतम पोर्टल यह किसने लॉन्च किया था? सुप्रीम कोर्ट ने। और उसके साथ 2 और पोर्टल लॉन्च किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एक तो फास्टर, दूसरा सुपेश। 8वां प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेस मिशन किसने लॉन्च किया है? तो महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेस मिशन किसने लॉन्च किया है? पेस मिशन किसने लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नासा ने। अब इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। पेस मिशन लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। यह रॉकेट किस कंपनी का है? तो यह है स्पेस एक्स कंपनी का। ठीक है, स्पेस एक्स कंपनी का है। और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक कौन है? तो एलन मस्क हैं। ठीक है, इसके बाद और यह जो है पेस मिशन क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि वायुमंडल और महासागरों की स्टडी के लिए लॉन्च किया गया है। फाल्कन 9 से भी भारत के द्वारा जो है GSAT-20 लॉन्च किया गया था। और यह रॉकेट क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि इंटरनेट की सुविधा को बेहतर करने के लिए है, नकल को रोक नहीं पा रहे हैं ताकि जो है इंटरनेट की सुविधा को ज़्यादा तेज कर सकें। और कुछ का होता तो है नहीं इन लोगों से। और बाकी की छोड़ो। वायुमंडल की कौन सी परत में मौसमी संबंधी घटनाएं घटित होती हैं? तो वायुमंडल की कौन सी परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्षोभ मंडल के तहत। ठीक है, क्षोभ मंडल के तहत। और वायुयान उड़ने के लिए आदर्श परत कौन सी होती है? तो वायुयान उड़ने के लिए आदर्श परत होती है हमारा ओजोन मंडल। ठीक है, यानी कि समताप मंडल। नेक्स्ट देख लेते हैं 9वां प्रश्न हमारा, हाल ही में स्विट्जरलैंड के जंगफ्राउ जोक में मशहूर आइस पैलेस में किसकी स्मारक पट्टिका लगाई गई है? तो स्विट्जरलैंड का एक जगह है जिसका नाम है जंगफ्राउ जोक। यहाँ पे जो है एक आइस पैलेस बना है जिसकी दीवारों पे जो है या फिर स्मारक पे जो है पट्टिका लगाई गई है। तो किस खिलाड़ी की लगाई गई है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नीरज चोपड़ा की लगाई गई है। अब देख लेते हैं स्विट्जरलैंड का जंगफ्राउ जोक जो है, इसे यूरोप का शिखर भी कहते हैं। इसी जगह पे जो है आइस पैलेस स्मारक है। इसी के स्मारक के पट्टियों पे जो है नीरज चोपड़ा की फ़ोटो लगाई गई है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करें कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल किस खेल में जीता था, तो ये इनका खेल है भाला फेंक। ठीक है, इनका खेल है भाला फेंक। इन्होंने 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। इसलिए हर साल जो है 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा कहाँ लगाई गई है? तो उनके घरेलू स्टेडियम जिनका नाम है वानखेड़े स्टेडियम में लगाई गई है। यह स्टेडियम कहाँ है? तो यह मुंबई में है। SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। और इनकी जर्सी का नंबर कितना था? 7 नंबर था, जो कि रिटायर्ड कर दिया गया है। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित
सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता कौन है? तो सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए व बी दोनों, यानी भारत और बांग्लादेश दोनों ने जीत लिया है। कैसे जीत लिया अभी बताते हैं। सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप यह जो है महिला फुटबॉल टूर्नामेंट है, ठीक है। अगर बात करें कि सैफ अंडर-19 यह किस ट्रॉफी का किस ट्रॉफी का खेल है, तो यह फुटबॉल का ट्रॉफी है और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? बांग्लादेश में किया गया था और यहीं पर जो है फाइनल मैच खेला गया था इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में, जिसमें जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच मैच जो है टाई हो जाता है। एक बार टाई होता है, फिर इसके बाद दोबारा जो है खेला जाता है, फिर टाई हो जाता है। इसके बाद तीसरी बार बोलते हैं कि जो है सिक्का उछाल लिया जाए, ठीक है। तो सिक्का उछालने पर बांग्लादेश जीत जाता है, लेकिन कोई एक इंसान आता है पीछे से, बोलता है कि ये सिक्का उक्का का मतलब कुछ नहीं है, कि दोनों खिलाड़ियों ने मेहनत करा है, दोनों को जीता घोषित कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों को जीता घोषित कर दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं कि भारत से सीमा साझा करने वाले, बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो 5 राज्य हैं। अब इनके नाम कौन कौन से हैं, थोड़ा सा जूम करेंगे ताकि हमें ज़्यादा स्पेस मिल सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ये आपका सिक्किम हो जाता है, फिर इसके बाद आपका इस तरह से करके आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर इसके बाद आपका नागालैंड के बाद आपका मणिपुर के बाद यहाँ पे आपका हो जाता है मिज़ोरम के बाद आपका यहाँ पे त्रिपुरा हो जाता है, त्रिपुरा के बाद यहाँ पे आपका हो जाता है मेघालय के बाद आपका पश्चिम बंगाल और इसके बाद ये पूरा एरिया यहाँ पे आपका हो जाता है मेघालय, ठीक है। मेघालय के बाद आपका यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ से जो है शुरू हो जाता है, यहाँ से ये आपका इतना हो जाता है ऊपर का अरुणाचल प्रदेश, इसके नीचे आपका इतना हो जाता है, ये अच्छे से बन नहीं रहा यहाँ पे, ये आपका हो जाता है नागालैंड, फिर उसके नीचे हो जाता है ये आपका मणिपुर के बाद इतना दिख नहीं रहा होगा, एक बार मिटा देंगे मतलब हटाएंगे तो आपको दिख जाएगा, पूरा हट गया, जाने दो अब, ठीक है, पूरा हट गया। तो 5 राज्य साझा करते हैं, कौन कौन से बता देते हैं। यहाँ पे आपका मिजोरम हो जाए, मेघालय हो जाएगा, फिर उसके नीचे यहाँ पे त्रिपुरा हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका मेघालय हो जाएगा, इसके ऊपर आपका हो जाता है मणिपुर के ऊपर आपका हो जाता है नागालैंड के ऐसे करके यहाँ पे फैला है अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ से पूरा जो है यहाँ तक कौन सी सीमा साझा करता है? असम, ठीक है। तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 राज्य हो गए इधर से, एक आपका त्रिपुरा ये हो जाता है, 4 हो जाता है, 1 2 3 ये 4 हो जाता है, और यहाँ पे एक पूरा आपका कौन सा राज्य लगता है? पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्य हो गए, बीच में आपका हो जाता है बांग्लादेश, ठीक है। और तीनों तरफ से बांग्लादेश घेर के रखा है किसको? त्रिपुरा को। इससे भी क्वेश्चन है, अभी देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले 5 राज्यों को हमने बता दिया। शून्य रेखा किसके बीच है? तो त्रिपुरा को जो है बांग्लादेश तीनों तरफ से घेर के रखा है, इसलिए जो है शून्य रेखा किसके बीच है? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में। मैत्री पाइपलाइन सेवा यह जो है डीजल सप्लाई के लिए शुरू किया गया है, किसके बीच? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। अब लास्ट देख लेते हैं, लास्ट है हमारा फिट इंडिया आंदोलन के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले सिविल सेवक कौन है? तो नरेंद्र कुमार यादव हैं, ठीक है। फिट इंडिया आंदोलन के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले सिविल सेवक कौन है? नरेंद्र कुमार यादव हैं, इसे आप याद रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ भाई बहन ज़रूर लाइक करें, और अगर अच्छा लगता है तो एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर जिस भाई बहन का अगर RO का पेपर कैंसिल हुआ है तो फिर से तैयारी करेंगे हम लोग, और फिर से प्रयास करेंगे कि पेपर आउट ना हो। और कर भी क्या सकते हैं हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े यूट्यूबर तो कुछ बोलते नहीं हैं, उनको तो शांत रहना है, क्योंकि उनका कोर्स बिकेगा, फिर से बच्चों जो है उनके यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आएंगे। तो उनका तो कुछ होना नहीं है, वो कुछ बोलेंगे भी नहीं। हम क्या बोले, हमारा तो कोई नाम ही नहीं है, अभी छोड़िए उसको, जाने दीजिए। लेकिन जो है अंदर गुस्सा ना इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि पेपर दे के आओ और घर पहुँचो नहीं, पेपर लीक हो जाता है। अभी कोई पूजा स्थल हो या फिर कोई जैसे कि मुस्लिम भाई का कोई फेस्टिवल हो या फिर हिंदू भाई का कोई फेस्टिवल हो, उसमें कोई अगर दंगाई हो जाते हैं तो उसमें देखो कितनी तेज़ी से जो है काम होता है, बुलडोज़र आ जाएगा तो फिर जो है गिराने पराने, मतलब दंगाई कोई अगर रहेगा तो उसको जो है गोली मारने के लिए इनका जो है बाबा जी का सारा सिस्टम बहुत तेज़ी से काम करेगा। हाँ, क्या दिखाएंगे कि सारा सब कुछ उत्तर प्रदेश में सब कुछ अस्थाई और अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी में इनको कुछ भी नहीं दिखता है, किसी को नहीं दिखता है। अधिकारी लोग क्या करेंगे, उनको जो है खाने के लिए घूस मिल जाता है, किसी के माँ के बेटे का जो है वो खा जाएंगे, क्या करेंगे? बच्चे उनके जो है पढ़ ही रहे हैं, और अधिकारी लोग को क्या करना है, घूस मिल ही रहा है। उनके बेटे तभी इसी तरह के हो जाते हैं।
क्या कर सकते हैं, जाने दीजिए। कोशिश करते हैं थोड़ा सा और जाने दीजिए। तब कोई साथ नहीं देता है ना, अब अकेले क्या कर सकते हैं। कोई खड़ा हो तब उसके लिए खड़ा हो, कहाँ पे कहाँ जाएं अकेले। कोशिश करेंगे कुछ हो तो ठीक है, नहीं तो फिर से तैयारी करेंगे। हिम्मत थोड़ी ना हारेंगे। एक बार लीक हुआ है और फिर दोबारा लीक होगा, कितना लीक करेंगे। कभी तो परिवर्तन आएगा ही। ठीक है, चलिए कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से मॉर्निंग से कोई क्लास अपलोड नहीं कर पाए। कोशिश करना, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, तो कोई बात नहीं है। आप सभी खुश रहें। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मॉर्निंग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत एंड गुड नाइट।